हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो माय नेम इज़ इशमीत कौर एंड इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, पेपर पैटर्न एंड हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन योर पेपर। एंड उसके बाद हम एक चैप्टर सिंपल सा शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पेपर है एसीसीए में अप्लाइड नॉलेज लेवल में इनिशियल लेवल का पेपर है ये F3। ऑल्दो पेपर नंबर 3 है, बट जैसा कि आपको एसीसीए के बारे में पता होगा कि ये पेपर आप किसी भी सीरीज में अटेम्प्ट कर सकते हो अप्लाइड नॉलेज लेवल तक, ठीक है। एंड अब ये जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, ये क्या पेपर पैटर्न आता है ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले। देखो, रही बात आपके पेपर पैटर्न की, तो आप लोगों को इस लेवल में टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव पार्ट आपका नहीं होगा इसमें। अच्छी बात है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से एडवांटेज है, ठीक है। आप अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इस पेपर का रिजल्ट रेट भी बहुत अच्छा है, इजी है पेपर। सबसे पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये पेपर आपका जो बेसिक्स आप यहाँ पे पढ़ोगे आपके ये प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे। देखो, अप्लाइड नॉलेज में आप पढ़ते हो F3 पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद अगले लेवल की बात करें अप्लाइड स्किल्स की, तो F7 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसके बारे में आप नेक्स्ट लेवल में पढ़ोगे। एंड उसके बाद प्रोफेशनल लेवल का पेपर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग P2, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो है सॉरी, आप पढ़ोगे प्रोफेशनल लेवल पे। मैम आप हमें इस लेवल पे ये क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ इस लेवल पे क्योंकि आपने अपने जो SBR की तैयारी है ना, वो अभी से करनी शुरू कर देनी है। जो टॉपिक्स आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ोगे दैट टॉपिक्स विल बी इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर F7 एंड SBR पेपर ऑल्सो, ऑल्दो ऑन एन एडवांस लेवल। बट इन केस अगर आपको अपना IFRS स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ना है, हमने इसमें IFRS पढ़ना है, तो इन केस अगर आपको अपना IFRS स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। और आज की डेट में IFRS की जो इम्पोर्टेंस है ये आपको पता ही है, ये बहुत ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपका पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन A सॉरी सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में आपको टोटल पूछे जाते हैं 35 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच। 35 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच, यानी कि 70 मार्क्स का आपका सेक्शन A हो गया। एंड सेक्शन B में आपको पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चंस ओनली, बट ये 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होते हैं, यानी कि सेक्शन B 30 मार्क्स का हो गया। मैम क्या कोई इनहेरेंट असेसमेंट या ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको सिंपल सेक्शन A आएगा जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे एंड सेक्शन B आएगा जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स ईच के। मैम अब बताओ कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस चैप्टर में से आते हैं, चैप्टर कौन से हैं इसके। बात करें अगर हम चैप्टर्स की, तो आपका जो सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो टोटल 22 चैप्टर्स में डिवाइड है। ये 1 से लेकर 22 चैप्टर्स में आपका सिलेबस डिवाइड है, ठीक है। अब इन 22 चैप्टर्स में से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखो, अगर स्टार्ट करें हम चैप्टर नंबर 1 से, तो आपके चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जिसमें आप पढ़ोगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर आपने कहीं भी IFRS थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कहीं,
तो आपको इस टॉपिक के बारे में हिंट होगी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि आपने कौन कौन से IFRS पढ़ने हैं, वो IFRS आ कहाँ से रहे हैं, वो IFRS को बनाता कौन है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो है जो बेसिक है IFRS का, जहां से बेसिकली IFRS का बेस उठाया गया है, ये सब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है वो थ्योरी चैप्टर है, दीज आर थ्योरी चैप्टर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर्स हैं आपके 3 एंड 4, दीज आर बेसिक चैप्टर्स, ठीक है। ऑल्दो डायरेक्टली इन चैप्टर्स की वेटेज नहीं है, आप लोग अगर ये चैप्टर्स कहीं करोगे तो अपने बाकी और चैप्टर्स करने में आपको ये काम आएगा। ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 मैम है क्या, इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करनी है, लेजर अकाउंटिंग कैसे करनी है, लेजर को बैलेंस कैसे करना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, यानी कि एक तरह से मैं ये कहूँ आपकी अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग स्टेज वाला पार्ट है वो हम चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। सो यहाँ से आपका मेन जो चैप्टर्स हैं वो शुरू होते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 टू लेकर 22, ऑल्दो मैं एक एक करके ये चैप्टर आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 से लेकर देखो, अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट चैप्टर्स की, सो नेक्स्ट चैप्टर्स आपके हैं चैप्टर नंबर 16 तक आपने पढ़ना है बेसिक्स के बारे में। बहुत सारे बेसिक्स पढ़ोगे इसमें। IAS 2 में इन्वेंट्रीज पे IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS में आपने जो UK गैप है आपने इसमें क्या पढ़ना है, आपने IFRS पढ़ना है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। इन्वेंट्री कैसे रिपोर्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट। प्रोविजंस कैसे हम लोग डील करते हैं, चैप्टर नंबर 12 का पार्ट। सेल्स टैक्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट। फिर रिसीवेबल्स किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग में, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का पार्ट। और नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स कैसे रिकॉर्ड होंगे, चैप्टर नंबर 7 एंड 8। इनटेंजिबल एसेट्स कैसे रिकॉर्ड होंगे, चैप्टर नंबर 9। ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंडिविजुअल अकाउंटिंग पे बेस्ड हैं, एक एक करके आपने पढ़ने हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक की, तो दीज आर द चैप्टर विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्शन ए। सॉरी, सेक्शन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। सो सेक्शन जो आपका ए है इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होंगे चैप्टर नंबर 15 से लेकर 16 तक। मैम 17 टू 22 के बारे में बताओ, 17 टू 22 चैप्टर्स में क्या क्या पूछना है हमें। तो देखो 17 टू 22 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 17 से लेकर 22 तक आपका कंसोलिडेशन का पार्ट प्लस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। कंसोलिडेशन मैम कैसे, देखो कंसोलिडेशन ऐसे चैप्टर नंबर 17 एंड 18 में आप सीखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाते हैं। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है, इसमें आप सीखोगे कि आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या रहेगा, P&L का फॉर्मेट क्या रहेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ये सब चीजें, ठीक है। 17, 18, 19 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। 20, 21 एंड 22 दीज आर 3 चैप्टर्स फॉर कंसोलिडेशन। ऑल्दो चैप्टर नंबर 20 में आप रेशियोज के बारे में पढ़ोगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज रेशियोज, जो करंट रेशियोज हैं इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 21 एंड 22 आर कंसोलिडेशन, बहुत ही एडवांस चैप्टर्स हैं, पहले आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं किया हुआ। अब अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं आपकी, तो सेक्शन बी का आपका जो चैप्टर एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा ही आएगा, यानी कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस में से
आपके पास टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको कंसोलिडेशन का कंफर्म्ड है और सेकंड क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। मैम आप तो कह रहे थे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, हाँ जी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको उस केस स्टडी बेसिस पे आपको कुछ एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपका रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन भी निकल आए, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी क्वेश्चन निकल आ सकता है। तो मतलब होगा सेक्शन 17 से 22 के बीच में, ठीक है। सो ये तो थे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर्स। अब हम बात करते हैं आपके लेक्चर के आज के टॉपिक की, कि आज के टॉपिक में हमने, आज के लेक्चर में हमने क्या कवर करना है। सो आज के लेक्चर में हमने कवर करना है आपका बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, ठीक है, कि जर्नल एंट्रीज पास करने के रूल्स क्या हैं, जर्नल एंट्रीज लिखनी कैसे हैं, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में आपके 3 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स। थ्योरी जो चैप्टर नंबर 1 to 4 है वो थ्योरी पार्ट है, वो अभी मैं नहीं लूंगी, थ्योरी पार्ट हम लेटर ऑन लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। सो देखो अकाउंटिंग के बेसिक्स आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। हम बेसिकली 4 आइटम्स रिपोर्ट करते हैं आपकी अकाउंटिंग में। कौन कौन सी? सबसे पहला है इनकम, एक्सपेंस, थर्ड एसेट्स, फोर्थ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ही पार्ट होता है इक्विटी, जिसको आप ओनर्स फंड बोलते हैं। सो पहले एक एक करके समझते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपके एसेट्स की, तो एसेट्स का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग विच विल गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। आपको किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, आप उसकी वजह से इनकम जनरेट करोगे इन द फ्यूचर, वो क्या है, हमारा एसेट है। मैम फिर लायबिलिटी क्या हुई? लायबिलिटी एनीथिंग विच इज ऑब्लिगेशन, जो आप पर ऑब्लिगेशन लेकर आता है, आइदर प्रेजेंट और प्रपोज्ड। हाँ, प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन से कैसे डील करना है ये हमारे IAS 37 का पार्ट है, आप चैप्टर नंबर 12 में जाके पढ़ोगे। आप सिंपल लायबिलिटी को भी ऐसे समझो कि आप पर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ तो वो लायबिलिटी है आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट है आपका इक्विटी, साथ ही में लायबिलिटी के साथ ही में आती है इक्विटी। मैम इक्विटी का मतलब क्या हुआ? सो देखो इक्विटी का मतलब होता है कि आपने ओनर्स फंड्स कितना लगे हुए हैं बिजनेस में, दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विटी। एंड नेक्स्ट पार्ट इज इनकम। इनकम का मतलब क्या हुआ? ऑल्दो ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको बता दूं, आप ना अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो चैप्टर नंबर 1 में है ये पढ़ोगे, इन डिटेल पढ़ेंगे अभी वहाँ पे। लेकिन पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैप्टर नंबर आपके 1 में ये चीज़ें आपने पढ़नी है इन डिटेल। अब उसके बाद हम लोग इनकम के बारे में पढ़ रहे थे। इनकम में आपका इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम का मतलब हुआ कि एनीथिंग विच इंक्रीजेज योर इक्विटी, वो आपकी इनकम है। और एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस एनीथिंग विच डिक्रीजेज योर इक्विटी, वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा। सो हम जो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से करते हैं। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट होंगे, कौन कौन से? वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। बाद में हम बात करेंगे इनके बैलेंस की। सो इनकम जब इंक्रीज होगी, सो बेटर है मैं यहाँ पे इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज लिखूं? इंक्रीज, डिक्रीज एंड बैलेंस। इनकम जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। सिमिलरली लायबिलिटी और इक्विटी अगर इंक्रीज होगी तो भी क्रेडिट होगी। इनकम जब डिक्रीज होगी तो डेबिट,
एंड लायबिलिटी और इक्विटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस व्हेनेवर इंक्रीजेस डेबिट, एसेट्स व्हेनेवर डिक्रीजेस डेबिट इंक्रीजेस डेबिट। एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा और एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा। ये हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग था। आप इसको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के नाम से अपने +1 +2 में पढ़ के आए हो या +1 +2 में आप पढ़ोगे, ठीक है। इसी रूल पे बेस्ड पे हमने आपकी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। जो मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कराऊंगी, मैं आपको एंट्रीज लर्न करने को नहीं कहूँगी। आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपनी एंट्रीज क्या करोगे, खुद फ्रेम करोगे, ठीक है। बात करते हैं बैलेंस की। बात करते हैं बैलेंस की। तो आपका इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, एसेट्स का डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी और इक्विटी का भी क्रेडिट बैलेंस जो है वो माना जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी और इक्विटी का भी क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। अब इसी अप्रोच को लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका एंट्री एक फ्रेम करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, देखो ये सब जो अप्रोच दी हुई है, ये सब जो पार्ट है, ये आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो IAS 1 का पार्ट है ये। तो उसमें हमने एंट्रीज किस तरह से फ्रेम करनी है। सपोज आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस फॉर $1 लाख। आपने ये अकाउंटिंग एंट्री फ्रेम करनी है इसकी। देखो आप किस तरह से फ्रेम करोगे। आपके पास दो चीजें हैं यहाँ पे। पहले इफेक्ट देखो कि कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा, कैश अकाउंट एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। कैश क्या है हमारा, एसेट, एंड कैपिटल क्या है हमारी, लायबिलिटी। एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न अप्रोच इंक्रीज इन एसेट रिजल्ट्स इन डेबिट। और कैपिटल यानी कि लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, बेटर हम इसको इक्विटी नाम दें। इक्विटी यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और हमें पता है कि जब भी हमारी इक्विटी लायबिलिटी इंक्रीज करती है हम क्रेडिट करते हैं। आपकी एंट्री क्या फ्रेम होगी, आपकी एंट्री फ्रेम होगी डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। मैम आप इसमें टू और बाय यूज नहीं कर रहे, नहीं, टू और बाय जो है वो इंडियन अकाउंटिंग का पार्ट है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग में जब आप एंट्रीज फ्रेम करते हो तो आप टू और बाय ना ही लेजर क्रिएट करते वक्त यूज करते हो, लेजर क्रिएशन वक्त, ना ही एंट्रीज फ्रेम करते वक्त टू या बाय यूज करते हो आप, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री डेबिट कैश एंड क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, एक और जर्नल एंट्री से समझते हैं। सपोज करो आपने एक और जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है, रेंट पेड थ्रू बैंक या थ्रू चेक फॉर $1,50,000। तो अब इसमें दो अकाउंट्स पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो अकाउंट्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इज रेंट अकाउंट, रेंट यानी कि एक्सपेंस का अकाउंट। एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट। एंड सेकेंड इज चेक के थ्रू एंट्रीज आ रही है, यानी कि बैंक आपका एक एसेट है, एसेट जब भी आपका डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या फ्रेम हो गई, एंट्री फ्रेम हो गई डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट। कितना, 1,50,000। ठीक है। ये रही आपकी जर्नल एंट्रीज के कुछ बेसिक रूल्स।
ये मैंने आपको इसीलिए करवाया ताकि आपको आगे जो चैप्टर जो हम इस लेक्चर में टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 5 का सेल्स टैक्स, वो आपको इजीली आपसे हो जाए। ठीक है, सो आपके चैप्टर नंबर 5 में आप बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर करोगे। वन इज सेल्स टैक्स, सेकंड इज डिस्काउंट एंड थर्ड इज रिटर्न्स के बारे में। कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं? सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स की एंट्रीज किस तरह से फ्रेम करते हैं, सेकंड इज डिस्काउंट्स एंड थर्ड इज रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। अगर सेल क्रेडिट पे की है तो किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, या अगर सेल आपने कैश पे की है तो किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, ये सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे सीखनी है इस चैप्टर नंबर 5 में। टोटल प्रैक्टिकल चैप्टर है, थ्योरी आने के चांसेस आपको इस चैप्टर में से बहुत कम है, क्योंकि इसमें थ्योरी जैसा कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। टोटल आपका प्रैक्टिकल चैप्टर जो है वो रहेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी कवर करते हैं। सेल्स टैक्स इज लीव्ड ऑन द फाइनल कंज्यूमर ऑफ ए प्रोडक्ट अनलेस दे आर फाइनल कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, देन एन एंटिटी इज रजिस्टर्ड टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स। देखो, जो सेल्स टैक्स फाइनल बर्डन जाता है इनडायरेक्ट टैक्स का, आपने पढ़ा होगा, वो किस पर जाता है? फाइनल कंज्यूमर पर जाता है। जो बीच वाली एंटिटीज होती हैं, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, ये सारे क्या हैं? ये सारे कलेक्टिंग एजेंट हैं। अब मैम ये कलेक्टिंग एजेंट की तरह कैसे काम करते हैं? जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो कलेक्टिंग एजेंट कह रहे हैं, ये कलेक्टिंग एजेंट की तरह किस तरह से काम करते हैं? सो देखो, जब आप ये अकाउंटिंग ऑफ सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ोगे ना, तब आपको मैं जो कलेक्टिंग एजेंट वर्ड यूज कर रही हूँ उसके बारे में समझ आएगा कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ। अब दो तरह के टैक्सेस होते हैं। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स मतलब परचेज करते वक्त जो आप टैक्स अपने सप्लायर को पे करके आते हो। नेक्स्ट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ? जो सेल करते वक्त आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हो, दैट्स व्हाई यू आर एक्टिंग एज ए कलेक्टिंग एजेंट। और ये टैक्स आपने जो कलेक्ट किया, ये आपकी इनकम नहीं है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है ये टैक्स। अब हमने सेल्स टैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में क्या पढ़ना है? हमने सेल्स टैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है कि जब मैंने अपने सप्लायर को सेल्स टैक्स पे किया, ठीक है, इनपुट टैक्स जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? जब मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? एंड फाइनली कलेक्शन के बाद और पेमेंट के बाद जब मैं ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करूंगी तो मेरी एंट्री जो है वो क्या रहेगी? हम इस टॉपिक में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स में आपकी क्या दी हुई है, एक तरह से पूरा समरी दी हुई है कि किस तरह से आपने सेल्स टैक्स की एंट्रीज फ्रेम करनी है। सो पहले इन डिटेल मैं आपको वर्किंग नोट्स के थ्रू बताऊंगी कि सेल्स टैक्स की एंट्रीज आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे, एंड देन उसके बाद हम इस समरी पे एक तरह से आएंगे। स्टार्ट करते हैं आपका सेल्स टैक्स वाला पार्ट। सो देखो, यहाँ पर आपका बिजनेस है, और इधर आपका सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे आप परचेजेस कर रहे हो, और इधर आपका कस्टमर जिसको आप सेल्स कर रहे हो, और यहाँ पर है आपकी गवर्नमेंट जिसको आपने सेल्स टैक्स पे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जांपल लूंगी। सबसे पहले आप अपने सप्लायर के पास जाओगे और अपने सप्लायर को कुछ गुड्स परचेज करने को कहोगे जिसकी कॉस्ट है $1 लाख की। जिसकी कॉस्ट कितनी है? $1 लाख की। आपका सप्लायर ये कहेगा कि मैम आप जो मुझसे गुड्स डिमांड कर रहे हो उनकी जो कॉस्ट, उन पे जो टैक्स लगता है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट, मेरे सिर पे गवर्नमेंट है, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, मैं आपसे एक तरह सा कलेक्ट करूंगा टैक्स और आप गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, तो उस पे जो टैक्स लगता है वो 10% के रेट से, यानी कि $10,000 का टैक्स लगता है। ठीक है, यानी कि आपने अपने सप्लायर को टोटल पेमेंट करनी है 1,10,000 की। अब
जो ये आपने 1 लाख तो पे करना ही है अपने सप्लायर को, बट साथ के साथ ही आपने ये 10,000 भी पे करना है। इस 10,000 को आप क्या बोलोगे, इस 10,000 को आप बोलोगे इनपुट टैक्स। इन द करंट सिनेरियो, मतलब आप जो अपने सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये जो इनपुट टैक्स है ये आपकी क्या है, ये आपके लिए एक्सपेंस है। दैट्स वाई हम इसको एक्सपेंस की तरह डील करेंगे। मैम एक्सपेंस की तरह डील करेंगे मतलब जो इसकी जर्नल एंट्री आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे ध्यान दो। जर्नल एंट्री आप नॉर्मली क्या रिकॉर्ड करते हो परचेजेस की, डेबिट परचेजेस एंड क्रेडिट कैश अकाउंट इफ कैश के थ्रू की है, बैंक अकाउंट अगर बैंक के थ्रू की है, या फिर आपका पेबल्स अकाउंट अगर आपने क्रेडिट परचेज की है ना। अब इसका जर्नल एंट्री का अगर मैं आपका बेसिक रूल देखूं तो बेसिक रूल क्या है आपका। अब इस जर्नल एंट्री का अगर मैं बेसिक रूल देखूं, जो आपकी गोल्डन अप्रोच है जो मैंने आपको अभी करवाई है, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। मैंने डेबिट परचेज कर दिया। क्रेडिट कैश, अब कैश में अगर परचेज करते हो तो कैश कम हो रहा है, तो दैट्स वाई आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और बैंक भी कम हो रहा है, एसेट है, एसेट कम होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सिमिलरली पेबल्स आपके कम हो रहे हैं, पेबल्स कम करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, सॉरी पेबल्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये आपकी जर्नल एंट्री बेसिक जो रूल है वो बन गया। अब उसके बाद बात करते हैं मैम सेल्स टैक्स। जो ये इनपुट टैक्स है, आप इसको टेक्निकली बोल आप इनपुट टैक्स रहे हो, बट इसको लिखोगे क्या, आप सेल्स टैक्स ही लिखोगे इन जर्नल एंट्रीज। मैम आपने कहा इसको एक्सपेंस डील करना है, तो यहाँ पे तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम डेबिट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट। और 1 लाख की आपकी परचेज, 10,000 का आपका, इसको थोड़ा सा हम लाइन में लिखते हैं, 1 लाख की आपकी परचेज, 10,000 का आपका सेल्स टैक्स, टोटल आपके पेबल्स हो गए 1,10,000 के, यानी कि टोटल कैश या बैंक आपने जो पे किया वो 1,10,000 का पे किया। ये तो बात रही परचेजेस की। अब हम जाते हैं अपने कस्टमर के पास, यानी कि गुड्स जो मैंने परचेज किए हैं अब मुझे वो कस्टमर को सेल करने हैं, तो हम अपने कस्टमर के पास आते हैं। अब कस्टमर की किस तरह से एंट्रीज रिकॉर्ड होगी, कस्टमर की एंट्रीज देखो कैसे रिकॉर्ड होंगी। आपका कस्टमर, अब सिमिलरली जिस तरह से आप अपने सप्लायर के पास गए थे, आप अपने कस्टमर के पास जाओगे। सपोज करो जो कस्टमर आपके गुड्स डिमांड कर रहा है, आप वो सेल करते हो 1,20,000 के गुड्स। मैम ठीक है, 1 लाख के गुड्स आपने 1,20,000 के सेल किए। अभी इसको आप इग्नोर कर दो, अभी आप इस चीज को जो है वो एक बार इग्नोर कर दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट है आपका कि कस्टमर से रिलेटेड। अब इस पे मान लो जो आपने टैक्स पे करना है वो 10% के रेट से $12,000 का टैक्स आपने पे करना है, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल आपकी 1,32,000 की पेमेंट आइदर रिसीवेबल होगी या आप कैश में रिसीव करोगे अगर आपकी कैश की परचेजेस होंगी तो ठीक है। अब इस केस में मैम ये बताओ कि जो हमारा ये इनपुट टैक्स बना, ये इनपुट टैक्स हमारा, जो इनपुट टैक्स नहीं बोलेंगे, सबसे पहले तो हम इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। क्यों, क्योंकि मैंने ये गुड्स आउटपुट करने के लिए टैक्स कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स। अब एक बात का ध्यान रखना, इस करंट सिनेरियो में जब मैं बिजनेस से कस्टमर में डील कर रही हूँ, जब मैं बिजनेस से कस्टमर में डील कर रही हूँ, तो ये जो मेरा आउटपुट टैक्स है ना, वो क्या है, वो मेरे लिए इनकम है। क्यों, क्योंकि मैं ये आउटपुट टैक्स जो है वो कस्टमर से बिजनेस पे कलेक्ट कर रही हूँ। दैट्स वाई इन करंट सिनेरियो, मैम अभी तो आपने कहा था टैक्स एक्सपेंस है, नहीं, आप सिर्फ बिजनेस और कस्टमर की ट्रांजेक्शन देखो। अगर बिजनेस टू कस्टमर की ट्रांजेक्शन हम देखें तो आप कस्टमर से ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई ये आपकी इनकम है। मैम अब इसकी जर्नल एंट्री फिर क्या फ्रेम होगी। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री आपकी नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या फ्रेम होती है, डेबिट कैश अकाउंट
या बैंक अकाउंट, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव की है, या फिर आप एक एसेट क्रिएट करते हो यहाँ पे रिसीवेबल्स अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट, और साथ में क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट। अब मैम यहाँ पे इसका लॉजिक क्या बना, देखो अगर आप कैश या बैंक के थ्रू सेल्स कर रहे हो तो कैश या बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया हमने। क्रेडिट सेल्स क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। उसी तरह सेल्स टैक्स फॉर द करंट सिनेरियो मैंने क्या बताया, इनकम है तो इसके लिए क्रेडिट किया। तो हमारी टोटल जो आपका कैश या बैंक टोटल कितना आएगा 1,32,000 का, जिसमें से 1,20,000 की आपकी सेल है और रिमेनिंग 12,000 जो है वो आपका क्या है, टैक्स है। रिमेनिंग 12,000 आपका टैक्स बनेगा। 1,20,000 सेल्स एंड 12,000 टैक्स। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, मैंने क्या किया है, मैंने आपके परचेजेस अकाउंट में, ठीक है, आपका जो ये परचेज का अकाउंट है और जो आपका ये सेल्स का अकाउंट है, इसमें मैंने जो दोनों फिगर्स जो डाली हैं वो विदाउट सेल्स टैक्स डाली हैं। यानी कि आपको ये एमसीक्यू आ सकता है वहां पे कि जो परचेज या सेल्स का अकाउंट होता है, वेदर इन परचेज और सेल्स अकाउंट हम सेल्स टैक्स इंक्लूड करते हैं तो नहीं, या नहीं करते, नहीं इंक्लूड करते। परचेज एंड सेल्स जो है उस पर दिया जाने वाला टैक्स या कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स जो है वो हम सेपरेटली डील करते हैं सेल्स टैक्स अकाउंट में। सो यहाँ पे ध्यान रखना एक बात, यहाँ पे क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है पास्ट ईयर पेपर्स में, ठीक है। अब उसके बाद मैम एक बात बताओ, जो सप्लायर ने 10,000 का टैक्स कलेक्ट किया है क्या वो गवर्नमेंट को देगा? हाँ जी बिल्कुल, जो सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स हमसे कलेक्ट किया है वो किसका देगा, वो गवर्नमेंट को देगा। एंड ये जो है ये गवर्नमेंट की आपस में सप्लायर एंड गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन है, हमने इस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको डील नहीं करना। तो हम बात करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या किया है, सो देखो मैंने सप्लायर को टैक्स पे भी कर दिया, फिर कस्टमर से टैक्स कलेक्ट भी कर लिया, दोनों चीजें कर ली। अब आती है गवर्नमेंट सामने। गवर्नमेंट सामने आके क्या कहती है, गवर्नमेंट सामने आके ये कहती है कि देखो मैम आपने मेरा 12,000 का टैक्स जो है वो कलेक्ट करके रखा है, आप मुझे वो दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका 12,000 का टैक्स जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया था, ये मैंने कहा से, ये कौन सा टैक्स है, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ठीक है, जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया था वो मैं आपको दे देती हूँ। बट एक बात बताओ, जो मैं ऑलरेडी 10,000 का टैक्स पे करके आई हूँ, जिसको हमने इनपुट टैक्स कहा था, उसका क्या होगा? क्या वो मेरे एक्सपेंसेस माने जाएंगे? नहीं, वो हमारे एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का ये फीचर है कि जो फाइनल बर्डन पड़ता है वो कंज्यूमर पे पड़ता है, मतलब फाइनल बर्डन जो है वो कंज्यूमर ऑफ द गुड्स जो होता है वो टैक्स पे करता है। तो इस केस में क्या होगा, मुझे जो मैं 10,000 का ऑलरेडी टैक्स पे करके आई हूँ मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब मेरी फाइनल लायबिलिटी जो आउटपुट टैक्स, अब देखो वो जो इनकम कलेक्ट की थी ना वो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है, वो लायबिलिटी जो मेरी बनी उसमें से मुझे 10,000 का क्रेडिट मिल गया। किसका? इनपुट टैक्स का। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूँ और मुझे बैलेंस जो 2,000 रह गया है वो मुझे पे करना है। तो मैम इस बैलेंस 2,000 को पे करने की एंट्री बता दो क्या होगी। अब ये देखो ये 2,000 मेरा एक्सपेंस बन गया ना, अब मुझे पे करना है ये, तो दैट्स वाई एंट्री हो जाएगी डेबिट सेल्स टैक्स, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 2,000। या अगर पेएबल होगा तो आप वर्ड यूज करोगे सेल्स टैक्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। सो इस तरह से पूरा जो आपका सेल्स टैक्स की अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। मैं अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट से चली हूँ, मैंने यहाँ पे टैक्स जो टैक्सेशन का प्रोस्पेक्टिव है वो बिल्कुल भी नहीं लिया है, वो आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आके पढ़ोगे, ठीक है। अब मैम सपोज करो उल्टा भी तो हो सकता है,
मतलब कि टैक्स मेरा यहाँ पे पेएबल था, रिसीवेबल भी तो हो सकता है। फिर क्या करेंगे हम, तो हम रिसीवेबल की सिचुएशन पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिसीवेबल की सिचुएशन कैसे बन सकती है? सो देखो, रिसीवेबल की जो सिचुएशन है वो इस तरह से बन सकती है आपकी। मैं अब पूरा दोबारा से सेल्स टैक्स या आपकी सेल्स की फिगर्स नहीं लूंगी, मैं सिंपली क्या करती हूँ, सपोज करो आपका जो इनपुट टैक्स था वो $15,000 आप पे करके आए थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पे, क्योंकि आपने पे किया ना ये अपने सप्लायर को। और आउटपुट टैक्स जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो $12,000 का कर रहे हो, ये आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है। हम सिंपली ये फिगर्स लेते हैं, सेल्स कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, उसके लिए एंट्रीज तो सेम है, यही सेम एंट्रीज यूज करोगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैम यहाँ पे जब गवर्नमेंट सामने आएगी तो गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे कि हमने जो कलेक्ट किया है टैक्स, हम बेटर यहाँ पे क्या लिखें, आउटपुट टैक्स। ठीक है, जो हमने यहाँ पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है वो कितने का है, वो है $12,000 का। और जो इनपुट टैक्स आप ऑलरेडी पे करके आ चुके हो वो कितने का है, 15,000 का। सो मैम हमने तो 3,000 ज्यादा पे कर दिया, पेएबल तो निकला नहीं, उल्टा रिसीवेबल निकल गया, तो इसकी एंट्री भी बता दो। तो इसकी एंट्री सिंपल फ्लिप हो जाएगी, एंट्री उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेबिट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, सेल्स टैक्स अकाउंट। क्रेडिट क्या हो गया आपका, सेल्स टैक्स अकाउंट। कितना, 3,000। या कई बार हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आप अपनी एग्जाम किट में क्वेश्चंस देखोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस 3,000 को आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका पूरा सेल्स टैक्स का जो था वो स्ट्रक्चर था कि सेल्स टैक्स आपने किस तरह से रिकॉर्ड करना है। सो एक बार हम अगर इसी एंट्रीज को रिवाइज करें तो क्या है आपका, देखो ये आपका सप्लायर है, ये आपको गुड्स जो है वो दे रहा है, ये हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस कर रहे हैं, ये आपको गुड्स दे रहा है। जब ये आपको गुड्स देगा तो उसकी एंट्री क्या फ्रेम होगी, डेबिट परचेज, डेबिट सेल्स टैक्स एंड डेबिट क्रेडिट कैश बैंक और पेएबल अकाउंट। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारा सेल्स टैक्स है ये क्या ट्रीट हुआ, एक्सपेंस ट्रीट हुआ। एक्सपेंस जब इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, तो डेबिट परचेज, डेबिट सेल्स टैक्स, क्रेडिट कैश बैंक और पेएबल, ये आपके एंट्रीज होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, कस्टमर सामने आया, कस्टमर से आपने सेल्स टैक्स क्या किया, रिसीव किया। ठीक है, जो रिसीव किया है उसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो आपका सेल्स टैक्स है वो क्या होगा, इनकम की तरह ट्रीट होगा। इनकम जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। सिमिलरली अब उसके बाद गवर्नमेंट सामने आती है, जब गवर्नमेंट सामने आएगी, अगर आपका सेल्स टैक्स पेएबल निकला तो आप एंट्री क्या फ्रेम करोगे, सेल्स टैक्स अगर पेएबल निकला तो डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, और अगर रिसीवेबल निकला तो एंट्री क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। इस तरह से आपने सेल्स टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो सारा करना है। अब इसके बाद हम यहाँ तक आपका ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी जो आपका रिटर्न्स का या डिस्काउंट का जो ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।